हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज के सेशन में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस को देखेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से बुक को फॉलो करना है वो आपको बताएंगे और किस तरह से पढ़ाई करना है जिससे हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ और ये मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो आपको यहाँ पर खूब मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। और ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है इस सेमेस्टर में कि अगर आप इसको अभी अच्छा कर लेते हैं तो जब आप हायर सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या और भी आगे किसी सेमेस्टर में, तो इसका मेजर एप्लीकेशन अलग अलग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। इवन जब आप जॉब के लिए एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप इसरो, डीआरडीओ या एनटीपीसी किसी भी आपका जो है पीएसयू में एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर आप अभी अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेस जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इवन आप जब लेटरल एंट्री के लिए एग्जाम देना चाहेंगे तो वहां पर भी ये सब्जेक्ट काफ़ी मदद आपको देगा। तो इसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है कि आप एक स्पाइरल कॉपी खरीद लेंगे, वाइट, ठीक है, और आप कलरफुल पेन पेंसिल यूज करेंगे, क्योंकि आपका कॉपी जितना अट्रैक्टिव बनेगा आपको उतना पढ़ने में मन लगेगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद कौन कौन से बुक को फॉलो करेंगे वो आपको बता देते हैं। आप कोई एक ही बुक लेंगे पर जरूर लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है 100% न्यूमेरिकल पेपर है। ध्यान से सुनेंगे, ये 100% न्यूमेरिकल पेपर है। तो न्यूमेरिकल पेपर सिर्फ क्लासेस करने से कभी ठीक नहीं होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक बुक ले लेंगे जो आपको आसान लगेगा। देखिए यहां पर जो बुक है वो आपका है आर.के. बंसल, लक्ष्मी पब्लिकेशन का है, काफी अच्छा बुक है, आप इसको ले सकते हैं। दूसरा जो है आर.एस. खुरमी, एस चांद पब्लिकेशन का है। एस चांद का बुक माना जाता है कि बहुत आसान होता है, तो आप एस चांद पब्लिकेशन का बुक आर.एस. खुरमी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ये बुक को आपको रिकमेंड कर सकते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है जो आप खुद से भी सुधार सकते हैं। क्लियर एकदम है। दूसरा जो बहुत अच्छा बुक है वो आपका डीएस कुमार है, जो कैटसन पब्लिकेशन का है। आपका जो बुक है उसमें डायरेक्ट आप बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हमको बुक चाहिए डीएस कुमार, ठीक है। तो ये भी बुक काफी अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं, आपके सिलेबस से सारा का सारा चीज मैच करता है। फिर और भी अगर जिस बच्चा को ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है तो वो एस राजशेखरन एंड सुब्रमण्यम का ले सकते हैं, जो विकास पब्लिकेशन का है। ये काफी अच्छे बुक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलते हैं, इवन आईआईटी सब में भी ये बुक को रिकमेंड किया गया है, ठीक है। तो आप ये भी बुक ले सकते हैं। फिर आर.के. राजपूत जो धनपत राय पब्लिकेशन का है वो भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो बुक लिखा गया है वो फाउंडेशन पब्लिकेशन का है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादातर आपको 3 बुक को सजेस्ट करेंगे, आर.एस. खुरमी, डीएस कुमार, नहीं तो फाउंडेशन। इसमें से आप कोई तीनों में से कोई एक बुक जरूर रखेंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर खरीद लेंगे, ठीक है। ये कैसियो का एक कैलकुलेटर होगा, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहां पर, जरूर आप ले लेंगे, ठीक है। कैसियो का कैलकुलेटर होगा FX991 ES प्लस, ठीक है। ये कैलकुलेटर आप ले लेंगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो बिना कैलकुलेटर के मदद से आप सॉल्व नहीं कर सकते। इवन आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ये कैलकुलेटर अलाउडेड है, तो आप आसानी से एग्जाम में लेके जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो करना क्या है, कैलकुलेटर परचेज कर लेना है, बुक ले लेना है, और एक वाइट जो है स्पाइरल कॉपी काफी मोटा ले लेना है, क्योंकि ये काफी लंबा सिलेबस है। और याद रखना है कि आपको बहुत मेहनत करना है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स पेपर है। और अगर ये सब्जेक्ट अभी अच्छा हो जा रहा है तो आप समझ रहे हैं कि आपके ब्रांच पेपर में जो जो सब्जेक्ट आएगा, जो इससे रिलेटेड है, उसमें आपको काफी मदद मिलेगा। क्लियर है? हम लोग के यहाँ इसको सेमेस्टर फर्स्ट में ग्रुप बी में पढ़ना है। अभी जो आप लोग सिविल ब्रांच के बच्चे हो, मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे आओगे, इलेक्ट्रिकल हो या किसी भी ब्रांच का बच्चा है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सिलेबस पर आ जाते हैं। तो ये याद रखना है, सिलेबस पढ़ने से पहले ये दिमाग में बैठा लेना कि आपका जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा, एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। मतलब आपको दूसरे कॉलेज में जाके एग्जाम देना है, और इस 70 मार्क्स में आपको 28 मार्क्स लाना है पास मार्क्स।
बात समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारा बच्चा ये मार्क्स भी नहीं ला सकता, इसलिए नहीं ला सकता है क्योंकि उसको प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है। बच्चा को लगता है कि हम खुद से ये सारा चीज कर लेंगे, पर बाद में क्या होता है वो नहीं कर पाता है और फिर उसके कारण उसका पेपर भी लग सकता है। तो जरा भी आप रिस्क नहीं लेंगे, अच्छे एक्सपर्ट से पूरे के पूरे सब्जेक्ट को या जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें आपको 28 मार्क्स जो है वो पास मार्क्स लाना है, ठीक है। और ये जो 70 मार्क्स है इसको भी आपके क्वेश्चन पेपर में 3 भाग में बांट दिया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो पूरे के पूरे ये टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। मतलब आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। इवन यही सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो अभी से ही कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए में आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। मतलब 1 गुना 20, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा, तो 20 क्वेश्चन आपको करना है। फिर ग्रुप बी में जाएंगे तो ग्रुप बी में जनरली शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहे और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो यहां से आपको जो है ग्रुप बी में जब जाएंगे तो 5 क्वेश्चन करना है जो 4 मार्क्स का रहेगा। तो 5 क्वेश्चन की जगह में आपको 10 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, या 8 भी रह सकता है, ठीक है। फिर ग्रुप सी में जब जाएंगे तो आपको जो है 6 मार्क्स के लिए आएगा और उसमें आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन करना है। आपको 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपका जो 70 मार्क्स है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 मार्क्स का शॉर्ट आंसर रहेगा, शॉर्ट आंसर, और 30 मार्क्स का जो है वो आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। इसमें जनरली न्यूमेरिकल्स रहेगा या बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद 30 मार्क्स का जो एग्जाम है इसमें ये आपका इंटरनल है, मतलब आपके कॉलेज से मिलेगा, जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है। इंटरनल एग्जाम होता है, उसमें आपको सेम ये सारे टॉपिक से क्या होगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह से मिला के रहेंगे। और 10 नंबर जो है वो आपके अटेंडेंस पर, आपके बिहेवियर पर, कॉलेज परफॉर्मेंस पर, उसके आधार पर दिया जाता है। इवन आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सेमिनार से रिलेटेड से रहता है, ठीक है। तो यहां से आप जो है मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो कोशिश करना है कि ये नंबर सबसे ज्यादा लाना है, 70, क्योंकि इसी में आपका जो है पूरा कैरियर डिपेंड करता है। ये तो कॉलेज से आपको नंबर ऑलमोस्ट मिलता ही अच्छा है, आपको इस पर मेहनत करना है। क्लियर एकदम है? चलिए अब हम लोग अपने सिलेबस में आ जाते हैं। तो पूरे सिलेबस में हमको 5 यूनिट पढ़ना है, जो काफी बड़ा बड़ा यूनिट है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको दिखेगा काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसलिए आप समय नहीं बर्बाद कीजिएगा, फटाफट क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और आप सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में चले जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, और वहां पर आप जय मैकेनिकल के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा जो है टॉपिक मिल जाएगा। क्लियर है? साथ ही साथ पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप में भी मेरा वीडियो है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्लियर एकदम है? चलिए तो यूनिट 1 के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर ये सब्जेक्ट है क्या, तो कहता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और फोर्स के प्रभाव के बारे में पढ़ाया जाता है, चाहे कोई बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे। बात समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। बात समझ में आ गया? अब ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी ब्रांच बन जाएगा, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, डायनामिक के बारे में पढ़ाई करेंगे, डायनामिक में भी हम लोग काइनेमेटिक के बारे में, काइनेटिक के बारे में, ये सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग को मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, रिजिड बॉडी क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, कॉन्टिनम क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसका टाइप्स कौन कौन सा है,
फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कौन कौन सा है, जिसमें ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। फिर उसी टॉपिक के अंदर आ जाता है फोर्स के बारे में पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखने को मिलेगा। फिर यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, हम लोग को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ना है कि फोर्स को हम कैसे तोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लगता है, जैसे एग्जांपल से समझा रहे हैं कि मान लीजिए ये बॉडी है और इस पर बहुत सारा एक ही साथ फोर्सेस लग रहा है, तो अगर किसी बॉडी पर एक साथ बहुत सारा फोर्सेस लगे तो उस सारे फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि एक्स एक्सिस में टोटल कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, और सारे फोर्स को हटा के अगर कोई सिंगल फोर्स लेके आते हैं तो उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, और रिजल्टेंट को अगर कोई रोकने वाला फोर्स होता है तो उसको इक्विवेलेंट फोर्स कहते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर इस पर बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट जब यूनिट आ जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो रहा है कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है और सारे फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो बैलेंस हो, जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जैसे अगर आप किसी स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, बिल्डिंग ले लेते हैं, तो सोचिए उस बिल्डिंग पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, पर जो नीचे से फाउंडेशन है वो भी उतना ही अमाउंट का फोर्सेस लगा के उसको बैलेंस किया हुआ है। तो हम लोग यहीं पर इक्विलिब्रियम टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के लिए, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। अभी बताएं कि बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लगा तो फोर्स सिस्टम, सारे फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स ले आए तो उसको रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को रोकने के लिए जो फोर्सेस आ जाता है उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना है कि लगभग 60% जो इंजीनियर होता है उसका फ्री बॉडी अच्छा नहीं होता है, मतलब फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण उसको न्यूमेरिकल्स बनाने में काफी प्रॉब्लम होता है। तो आपको एकदम नए नए ट्रिक से समझाएंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी का कैसे बनाया जाता है, कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया जाता है, जिससे कि आप दुनिया का कोई भी हार्ड क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। क्लियर एकदम। नेक्स्ट है लामिस थ्योरम क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि बीम क्या होता है, लोड क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। तो आप नोटिस किए होंगे आपके घर में भी जो है बीम है, तो बीम क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो हॉरिजॉन्टल है और लोड को थामता है उसको बीम कहते हैं। क्लियर है। आप नोटिस किए कि पिलर के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल बीम डालते हैं, जो छत जिस पर सपोर्टिंग रहता है, तो वो आपका बीम हो गया। तो बीम के टाइप्स को पढ़ेंगे, लोड के टाइप्स को पढ़ेंगे, सपोर्ट को पढ़ेंगे। काफी मजेदार टॉपिक है, खूब मजा आएगा। बस याद रखना है, हम बार बार बता रहे हैं कि आप कॉपी काफी अच्छे से बनाएंगे, खूब अट्रैक्टिव बनाएंगे, जिससे कि आपका दोस्त भी देखे तो बोले कि हाँ ये मैकेनिक्स का कॉपी काफी अच्छा है, और आप नहीं भी पढ़ना चाहेंगे तो कॉपी को देख के आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है। उसके बावजूद मान लीजिए ऑनलाइन वाले क्लासेस में अगर कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम लिंक पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट फिर आ जाएंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, किसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होता है, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। पूरा का पूरा ये सेक्शन जो है न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी आ गया। फिर यूनिट 4 के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर हम लोग सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। देखिए दुनिया का हर एक बॉडी एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है, और हर एक एटम मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का भी मास होता है। तो अगर किसी बॉडी का सारा मास किसी एक जगह मान लिया जाए तो ऐसे पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ये बॉडी है तो बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, इसका अपना खुद का मास है, इसका अपना मास है, इसका अपना मास है, इसका अपना मास है। तो अगर किसी बॉडी का सारा मास किसी एक जगह मान लिया जाए तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और अगर अर्थ उसी पॉइंट से बॉडी को अपनी ओर खींचता है तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया। और सेंट्रॉइड होता क्या है, तो कोई भी बॉडी जो है वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ रहता है और उसका अपना खुद का एरिया होता है।
तो अगर किसी भी बॉडी का एरिया को किसी फिक्स पॉइंट पर मान लिया जाए तो ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे। तो इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, खूब मजेदार टॉपिक है, क्योंकि अब अभी ये टॉपिक आप अच्छे कर लेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में जब आप ब्रांच पेपर पढ़ेंगे तो वहां इसी टॉपिक से रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्लियर एकदम है? चलिए इसके बाद आ जाते हैं, इतना सारा चीज तो अब पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको एकदम इंजीनियरिंग वाला फील होगा जब हम लोग सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ेंगे, जब हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि मशीन होता क्या है। तो आप बचपन से भी जानते हुए आ रहे हैं, एज ए इंजीनियर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मशीन किसको कहते हैं। तो कहता है कि मशीन एक ऐसा डिवाइसेस होता है जो हमारे काम को आसान कर देता है, कम से कम समय में कर देता है और कम से कम ताकत लगा के कर देता है। यह बहुत सारे कल पुर्जों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें अगर हम कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको देते हैं तो वो वर्क डन में कन्वर्ट करता है। मीन्स machine is a device which makes our work easier, faster and by applying less effort. It is a combination of many rigid and resistant body which convert one form of energy into the useful work. तो हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मशीन के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इफिशिएंसी क्या होता है, उसके रिलेशन क्या होता है, रिवर्सेबल मशीन किसको कहते हैं, इरिवर्सेबल मशीन किसको कहते हैं, फिर सिंपल व्हील एक्सल, फिर अब मशीन का एक टाइप पढ़ेंगे कि सिंपल व्हील एक्सल कैसे काम करता है, वार्म एंड वार्म व्हील क्या होता है, फिर सिंगल परचेज एंड डबल परचेज क्रैब विंच के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रू जैक के बारे में पढ़ेंगे। तो काफी मजेदार टॉपिक है, खूब मजा आएगा। बस ये याद रखना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आप किसी चीज का वेट मत कीजिए कि कॉलेज खुलेगा तब जाके पढ़ाई करेंगे, तब काफी लेट हो जाएगा और कोई टीचर फिर उसको कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए आप क्लासेस को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और एकदम स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। बाकी बात अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो आसानी से कोर्सेज को समझ सके और क्लासेस ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।